सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब का नया बेल आउट पैकेज हासिल कर लिया है, जिसके लिए पाकिस्तान को मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करनी हैं। IMF ने फौरी तौर पर $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। याद रहे कि यह पाकिस्तान का 25वां IMF प्रोग्राम है और छठा EFF प्रोग्राम। इस हवाले से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिवा का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत में बेहतरी हुई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। मईशत की ग्रोथ और महंगाई में भी कमी हो रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। उन्होंने IMF पैकेज के हवाले से मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात का भी शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस कर्ज के हुसूल के लिए तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से आयद करदा शराइत को पूरा करने की कोशिश की, जिसके तहत रवा माली साल में टैक्स आमदन बढ़ाने, मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स शरह बढ़ाने और नए शोबों को टैक्स नेट में लाने जैसे इकदाम शामिल हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन उन्होंने 24वें प्रोग्राम के दौरान भी एग्जैक्ट यही बात की थी। ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमतों के दौरान मुल्क ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और दीगर ममालिक से $9.8 अरब वसूल किए हैं। पाकिस्तान ने इन कर्जों पर 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर $889 मिलियन का सूद अदा किया है, इंटरेस्ट अदा किया है। यह नया पैकेज मईशत को क्या मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने और निजी शोबे की मदद से तरक्की की राहें हमवार करने के लिए दिया गया है, लेकिन एक तरफ हुकूमत को इस प्रोग्राम के लिए सख्त इकदाम करने हैं, बहुत सख्त शराइत माननी पड़ेंगी। हुकूमत ने $1.8 ट्रिलियन के नए टैक्स आयद किए हैं और बिजली की कीमतों में तकरीबन 51% तक इजाफा किया है। यह आवाम के लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा $600 मिलियन हासिल किया है, जिस पर 11% सूद अदा करना पड़ेगा। प्रोग्राम की सख्त शराइत में बेशतर सब्सिडीज का खात्मा भी शामिल है। सूबे में भी अब जो हमारे प्रोविंसेस हैं वो भी इस दायरे से बाहर नहीं रह सकेंगे। सूबाई हुकूमतों को ज़राई इनकम टैक्स की शरह 45% तक बढ़ाना होगी और नए इक्तिसादी जोन्स बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नए प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1 दर्जन IMF की शराइत बराह रास्त सूबों पर असरअंदाज होती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान को IMF को यह यकीन दहानी करवानी पड़ी है कि वो मजीद सब्सिडीज नहीं देगा। जब पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए बिजली की सब्सिडी दी थी, इसके बाद पंजाब हुकूमत को इस पसपाई इख्तियार करनी पड़ी जब उसने इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए सब्सिडी कबल वक्त वापस ले ली। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के तहत GDP का 4.2% बुनियादी बजट सरप्लस भी दिखाना होगा और अगर टैक्स अहदाफ पूरे ना हुए तो नया मिनी बजट भी लाना पड़ेगा। यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि FBR को पहले तिमाही में $200 अरब से ज़ायद टैक्स खसारे का सामना है। याद ये भी रहना चाहिए कि डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक के मुताबिक अगले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 अरब का कर्ज वापस भी करना है। लेकिन ये सब कैसे होगा? आम सवाल यह है कि एक आम पाकिस्तानी माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर के बढ़ने पर खुश होने से ज़्यादा रोज़मर्रा इस्तेमाल और खाने पीने की अशिया पर, जैसे कि महंगाई और बेरोज़गारी के
कम मौके होने की वजह से खासा परेशान है, क्योंकि उसको रिलीफ आम अशिया में नहीं मिल रहा। अब गुज़िश्ता साल मई में मुल्क में महंगाई की शरह 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। ताहम इसके बाद महंगाई बढ़ने की रफ्तार में बतदरीज अब कमी वाक़ई हो रही है और अमा बरस अगस्त के महीने के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब मुल्क में महंगाई 9% की शरह से बढ़ रही है। अब IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद एक आम आदमी को मिलने वाले रिलीफ के बारे में बात करेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रोग्राम की मंजूरी से एक आम बंदे पर कितना फ़र्क पड़ेगा। क्या हुकूमत बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़ों की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए कोई इकदाम करेगी, क्योंकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू का 81% हिस्सा सिर्फ इन कर्ज़ों की अदायगी में खर्च हुआ। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट एहतशामुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर ज़ुबैर इकोनॉमिस्ट हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रा आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम हुकूमत की इस बात पर यकीन कर लें कि ये 25वां IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा, तो क्या ये जो IMF प्रोग्राम से आम आदमी है इस पर कोई असर भी पड़ेगा? क्योंकि अभी हम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्या ये लगता है कि ये 25वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा और आम आदमी को इससे कोई आगे रिलीफ मिलता आपको नज़र आ रहा है? ये जो मौजूदा प्रोग्राम अभी इन्होंने साइन किया है 25वां, ये हरगिज़ आखिरी नहीं होगा। उस प्रोग्राम की डिज़ाइन ही में ऐसे वो हैं नंबर्स हैं जो इस बात की यकीन दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम के शराइत पूरे नहीं हो सकेंगे। एक तरफ मईशत सिकुड़ रही है और उसी की वजह से आपके इंपोर्ट्स भी कम हैं और उसी की वजह से आपकी इन्फ्लेशन भी कम हुई है, और साथ ही ये अपने टैक्स रेवेन्यूज़ के जो टारगेट्स हैं वो इतने ऊंचे बनाए हैं कि वो हरगिज़ हो नहीं सकते, वो सिर्फ हायर टैक्स रेट्स से हैं। और जिस किस्म की वो टैक्स एफर्ट्स होंगी उससे मईशत और स्लो डाउन करेगी और वो टैक्स की जो टारगेट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो कर्ज़ों की जो वो है वो बढ़ती जा रही है। इस प्रोग्राम में कर्ज़ों को कम करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, और सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से हम IMF के पास गए हैं वो हमारा है फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज, उसकी किल्लत, जिसके लिए हम ये $7 बिलियन का डॉलर्स का जो नया प्रोग्राम ले रहे हैं। अब वो आप देखें एक्सपोर्ट्स की जो प्रोजेक्शंस हैं, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही नहीं रही इस वक्त। इस साल भी जो अभी ख़त्म हुए जून में, वो एक्सपोर्ट्स पिछले साल से तो बढ़ गई हैं, इसलिए कि पिछले साल तो कोलैप्स कर रही थी। इस साल अभी भी एक्सपोर्ट जो हैं वो 2 साल पहले की सतह से कम है, और IMF एक्सपेक्ट करता है कि अगर सब कुछ अच्छा भी हुआ तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 अरब डॉलर सिर्फ बढ़ेंगी। जब इतनी बढ़ेंगी तो वो इम्पोर्ट नीड्स जो हैं जो मुल्क की, जिसके ज़ोर से ये मईशत चलेगी, जिसके ज़ोर से कारखाने चलेंगे, वो हमने सप्रेस किए हुए हैं। इन सब चीज़ों में एक ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये प्रोग्राम इज़ डीम्ड टू फेल, ये लाजमी फेल होगा। अभी शुक्र है कि ये मिल गए पैसे, वरना तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता इस साल ही। और इसमें भी देखिए ना, आखिर में आकर जो पूरा हमारा ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़र मुबादले की रिक्वायरमेंट जो 1 साल की ज़र मुबादले की ज़रूरियात को पूरा करता, बावजूद IMF प्रोग्राम के वो मुकम्मल नहीं हो रहा था। उसमें 3-4 अरब डॉलर की कमी थी। इसीलिए हमें चीन और UAE और सऊदी अरब से अब पुराने लोन के रोल ओवर कराने पड़े। लेकिन ये रोल ओवर तो सिर्फ अभी 1 साल के लिए है, ये प्रोग्राम 3 साल चलता रहेगा। क्या ये रोल ओवर 3 साल बरकरार रहेंगे? और अगर शॉर्टफॉल हुई तो फिर बाकी हम शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करेंगे? राइट सर, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम तोला साहब आल्सो। तोला साहब हैज बीन डूम्ड फॉर फेलियर। जी तोला साहब, आप तो गवर्नमेंट का पार्ट भी रहे हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, और आपके ख्याल में ये 25वां प्रोग्राम क्या आखिरी प्रोग्राम होगा? इस पर भी ज़रा अपनी राय दीजिएगा। टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स की डॉक्टर साहब ने बात की है,
वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, ये रियलिस्टिक उनको नहीं लग रहा. व्हाट इज योर टेक ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू आदिल. तो मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की पहले सुनी होगी. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी आखिरी प्रोग्राम होगा. फौरन आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये एक नोट आया कि मुझे नहीं लग रहा कि आखिरी प्रोग्राम हो, बिकॉज कि जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे जब तक ये आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकेगा. देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारी शत का खासा डिफरेंट है. डॉक्टर साहब भी, उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें की हैं, पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँ. देखिए, हमारी मईशत कभी भी IMF के बेस पे नहीं हो सकती. आपके पास एक मॉडल था जो 2013 से 16 का एक प्रोग्राम था, जहां पर आपने IMF की शराइत भी पूरी की और आपने इन्फ्लेशन भी कम किया, GDP ग्रोथ भी बढ़ाई, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाए थे. मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से उस प्रोग्राम के बावजूद हमें IMF की तरफ जाना पड़ा. और इसकी बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूं कि 2017-2018 में हमारे 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए और उसमें से 18 या 19 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो हुआ, वो अगर आप एनालाइज करेंगे तो 9 महीने में हमने 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमने करंट अकाउंट डेफिसिट किया, जिसकी वजह से हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा. देखिए, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अगर हम देख लें, और जब हम कहते थे कि प्लान बी, तो प्लान बी पे सब शोर कर रहे थे. आज IMF आया तब भी सब शोर कर रहे हैं. प्लान भी हमारा ये था कि देखिए, हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी, आज भी जो अगर हमारा आप देख लें, पिछले साल जो इन्फ्लेशन की आपने बात की है 32 या 38% की, उसमें 22% इन्फ्लेशन सिर्फ था आपकी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की वजह से. हर 10 के डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है. ये हमारी तो कैलकुलेशन थी, ये ब्लूमबर्ग की भी है. तो अगर आप देखें 180 से 290 पे जब आप पहुंचे, तो 110 रुपए का जब डेल्टा आपका डिवैल्यूएशन का आया, तो 22% इन्फ्लेशन आया. और आज जो इन्फ्लेशन कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो स्टेबिलिटी आपकी जो है आदिल, वो चलती उस वक्त है जब आपका लो इन्फ्लेशन हो, लो पॉलिसी रेट हो, आपका फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम होगा. और ये टैक्स की जो टारगेट्स है ना, वो इसलिए आपके पीछे है कि अनरियलिस्टिक है. बजट के टाइम पे भी मैंने कह दिया था, टैक्स के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट लास्ट ईयर बनी थी. अगर आप उसको मिनिमम आज इंप्लीमेंट करते हैं तो 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस थे. और ये डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, एहतशाम साहब भी एग्री करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस जब भी आप इंपोज करेंगे तो उसकी वजह से आपकी GDP ग्रोथ होती है. और अगर आप नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो ये सब चीजें थी जिसको आपको मिनिमम अमल करना चाहिए था. बट हम अब दूसरी डगर पे चले गए. अगर आज भी देखें 26.6 बिलियन डॉलर की आपकी टोटल इस साल की रिपेमेंट थी. ये स्टेट बैंक की फिगर है, मेरी नहीं है. 16.6 की रोल ओवर थी, जो IMF में रहते हुए भी आप करा रहे थे, विदाउट भी करा. 16 बिलियन तो रोल ओवर था ना? जी. 10 बिलियन डॉलर की हमें पेमेंट करनी थी, 8.5 रह गया. 1.5 बिलियन डॉलर हम अपनी किटी से निकाल चुके. 7 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर स्टेट बैंक ने बाई किए मार्केट से, और इस साल भी आपका इतना ही असर आ जाएगा. आपको सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर की थी, और हम अपने टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू वो आराम से कर सकते थे. सर, मैं जरा एहतशाम साहब को भी डिस्कशन के अंदर, सॉरी टू से, हमने ये रॉन्ग ये मूव किया IMF में जाके. इसके लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस so we had a way to escape IMF program this time, but we did not. fair enough sir. एक तरफ ना जाएं तो डिफॉल्ट, चले जाएं तो ट्रैप. मैं कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता था. अच्छा, मैं इसको जरा डिस्कशन को और अभी ओपन करेंगे ना सर. मैं जरा एहतशाम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ले लूं, फिर उसके बाद जरा और ओपन करेंगे डिबेट को. ना जाएं तो डिफॉल्ट, पॉलिटिकल माइलेज भी फारिग हो जाता है आपका. आपकी ऑपोजिशन आपको कहती है, लेट मी मेक इट लाइक इजी फॉर माय व्यूअर्स, के हमारे पे उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना ये हमारी. हमारे यहाँ को ये सोच के तो नहीं करता कि जी मैं 7 अरब डॉलर ला के मुल्क की मईशत, उसे पता है मैंने 5 साल में अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे करने हैं और बना सुना के दिखाना है इतने अरब डॉलर के प्रोजेक्ट. सो अगर ना जाएँ तो डिफॉल्ट, चले जाएँ तो डेट ट्रैप. इस सारी कंडीशन के अंदर एक तोला साहब सोल्यूशन बता रहे हैं. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये ऑप्शंस थे, हम उनको अडॉप्ट नहीं करते और हम डायरेक्ट इस तरफ चले जाते हैं. 25वां प्रोग्राम छोड़ दें, क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं अब हम IMF के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे, नहीं हो पाते. मुझे ये बताएं कि अभी मुझे ये तलात रही कि जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, विच इज़ नीड ऑफ द आवर,
लेकिन उसके बावजूद लोग पैसे निकाल कर मुल्क से बाहर ले गए, कोई दुबई ले गया, कोई इधर ले गया, उधर ले गया। करें तो करें क्या? देखिए, पहली बात तो जो है ना, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें अपना, इस लिहाज से तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ आदिल समझ आती है कि जहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल हो, इकनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ज़ाहिर इन हालात में आप ना इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं, ना ओवरऑल हालात नहीं ठीक कर सकते। देखिए, ये अब 24 प्रोग्राम अब तक पाकिस्तान ले चुका है 58 से 2023 तक, और $21 बिलियन आपने अब तक लिए IMF से, इंटरेस्ट रेट अलहदा आपने पे किया। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर हम ऑपोजिशन में हो तो हम क्रिटिसाइज करते हैं IMF प्रोग्राम को, और हुकूमत में हो तो हम सेलिब्रेट करते हैं। सबका यही हाल है। ये देखें, इसी को कहते हैं ना, ये जो जिस तरह कह रहे हैं ये अपनी सहूलत के लिए सब कुछ कर लिया जाता है। देखिए, बुनियादी सवाल जो इस प्रोग्राम के बारे में किए जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल आपने भी किए थे कि जी आम आदमी को क्या मिलेगा, उस पर भी आ जाते हैं। फौरी तौर पे तुम शॉर्ट टर्म में तुम बच गए, ठीक है ना। ये हमें $1.1 बिलियन अप फ्रंट पेमेंट मिल जाएगी, फिर $1 बिलियन मिल जाएंगे। बड़ा फ़ायदा इससे होगा कि IMF का प्रोग्राम लेने के बाद आदि ये होता है, कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकॉनमी आपको मिल जाता है। आप इंटरनेशनल एजेंसीज आपको सपोर्ट करना शुरू कर जाती हैं, फाइनेंशियली इन्वेस्टर्स भी आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें पहला काम तो ये होगा कि लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट बेहतर होगी। अभी आप देखने, एक ज़माना था कि सिर्फ IMF शराइत लगा रहा था। अब आपके दोस्त चाइना, सऊदी अरब, यूएई, उन्होंने भी कहा पहले IMF के प्रोग्राम में जाएँ, फिर हमसे बात करें जी। तो अब सवाल इस वक्त है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। देखें, जो सीधे सूरत हाल है ना, तोला साहब टैक्स को बहुत इस तरह जानते हैं। पहले तिमाही में $275 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है। $50 बिलियन जुलाई का था, और इसी तरह से अगस्त और सितंबर में कहा जा रहा है ये 175 बिलियन का होगा, टोटल 275 बन जाएगी। सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। सख्त शराइत देनी पड़ेंगी, अगरचे SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट बड़ा सख्त प्रोग्राम होता है, उसके मुकाबले में ये जो मिला है EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ज़रा कम होता है। पहला जो हमने प्रोग्राम हमने आखिरी लिया इनसे, वो 6.09% पे था, ये है 5.606% इंटरेस्ट रेट पे, जो बहुत कम होता है। मैं बहुत ज़्यादा हमसे चार्ज कर रहा है। जनरली देखा जाए तो 1.5-2% से ज़्यादा टैक्स नहीं है अपना इंटरेस्ट रेट ना, जितना इन्होंने लिया। अब सवाल ये कि हुकूमत के लिए क्या, तो 5% है, 5.06% है, 5%। हाँ, ठीक है, ठीक। अब एग्जैक्टली जो उनकी तरफ से है। अब सवाल ये कि इसके बाद आप लोगों को क्या देंगे। लोगों को तो आप भूल जाएं, कोई रिलीफ नहीं आएगा, सख्त शराइत है। बाय द वे, ये जो बड़े हम जिस पे प्राइड ले रहे हैं ना, ये हमने महंगाई 6.9% कर दी है। माजरत के साथ ये गलत फिगर है। हुकूमत ने बेस लाइन पिछले साल की गलत की थी। 200 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाला का रेट लगाया, और 20 से 25 रुपये पर यूनिट। अगरचे इस वक्त हम 65 से 70 रुपये पर यूनिट हम दे रहे, उस बेस लाइन को लेके ना इन्होंने कम करके महंगाई दिखा दी। अदरवाइज़ आप मार्केट में चले जाएँ, कोई आपको चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम हुए, 19.5 से 17.5% आमतौर पे कहा जा रहा था, कम से कम 4% कम होने चाहिए। देखिए, अभी भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा। लोग जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इस पर काइबर भी आप लगा लें, कराची इंटरबैंक रेट भी, तो ये हमारा इस वक्त 19.5%, 17.5 ना, ये तकरीबन 4% और ऊपर चला है, 3.5-4% चला जाएगा। अब सवाल ये इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ेगा, ठीक है। अभी बात ये वो बढ़ जाता है ना, वो अगर हम शामिल नहीं करते काइबर को, कराची इंटरबैंक वाला जो रेट। अब सवाल है कि सब्सिडी, वो कहते हैं जी टोटल बंद आप नहीं करेंगे, टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, और आप फाइनेंशियल कोई ग्रांट नहीं देंगे। इसके लिए आप प्रायर पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ से आप इजाज़त लेंगे, फिर आपको करना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। 2007 में भी बड़ा नारा लगाया था, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कि आखिरी प्रोग्राम है, कशकोल हमने तोड़, कशकोल नहीं टूटेगा। असल बात है, ये पैसा जो लिया जाता है कंजम्पशन के लिए जाता है, खाने पीने के लिए जाता है। आधा बजट जो या पैसा बजट में चला जाता है। देखिए, दुनिया लोग पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेके फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करते हैं, इंडस्ट्री का पहिया चलाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, कर्जे उतारने के लिए कर्जा लिया जाता है, प्लस कुछ ब्लैक होल में जाता है, कुछ गवर्नेंस। देखिए, BSI प्रोग्राम में वो भी, वहाँ पे भी शराइत उनकी सख्त आ रही कि वहाँ पे किन लोगों को। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट। शाम साहब, आप बात कंप्लीट कर लें ताकि मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ बताना चाहूँगा। पहली तो बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ऑस्टेरिटी की और बेल्ट टाइटनिंग की, ये हुकूमत को करनी पड़ेगी, और ये नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के साथ बड़ी कड़ी शराइत रखी गई हैं, वो सियासी शराइत भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें नहीं जाते।
अब पाकिस्तान के साथ जो बड़ा हाथ हुआ है ना, जितने प्रोग्राम हैं, मेरे साथी इसको ज़रूर साथ देंगे मेरा, कि कभी भी नहीं होता जब स्टाफ लेवल नेगोशिएशन मुकम्मल हो जाती है ना, जहाँ टेक्निकल चीज़ें तय हो, बड़ा भरपूर किस्म के एक्सपर्ट वहाँ पे आते हैं। उसके बाद वो जब रिकमेंड कर देते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को तो अप्रूवल हो जाती है। 2 महीने हो गए हैं स्टाफ लेवल नेगोशिएशन बनने के बाद ये नहीं किया गया। कभी उन्होंने कहा जी ये करें, कभी और ये सबसे ख़तरनाक बात मेरा ख्याल है कि है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पर मानेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बंद हो। सेकंड फेज़ में सीपेक में हमें एक ही फ़ायदा आदल नज़र आ रहा था कि यहाँ से एक्सपोर्ट सरप्लस हम निकालेंगे और हमारी मार्केट जाएगी मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में। बहुत बड़ा धचका लगेगा अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। किया किस हद तक, ये देखने वाली बात। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इस सारे क्राइसिस में लोग जो परेशान हैं कि जी इसके बाद क्या होगा। देखें ये दुनिया में ये जो ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, IMF कहता है जी ग्रोथ को आप भूल जाएं। ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप पैसा लगाएंगे, डेवलपमेंट बजट बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन होगी, गुर्बत का खात्मे में कमी होगी। वो कहते हैं भूल, बेल्ट टाइटनिंग। आपने अपना जनाब अपने बिल्कुल सुकेड़ कर रखना है, कोई चीज़ आपने लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाना। नतीजतन हमारे लिए मुश्किलात मुझे लगता है बढ़ती चले जाएंगे, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये एहतशाम साहब ने भी बड़ी तफसील से और अशफाक तोला साहब ने भी बड़ी तफसील से ये बताया, आप क्या स्पिल ओवर्स देख रहे हैं? और फिर ये जो FBR को फर्स्ट क्वार्टर में 200 बिलियन से ज़ायद का जो खसारे के टैक्स खसारे का सामना है, और हम ये देख रहे हैं कि जो नया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना है उसमें फिर आगे मिनी बजट आना है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? इसमें क्या आवाम के गिर्द मजीद घेरा तंग होगा? पहले ही आवाम का खून जो है वो चूसा हुआ है, आवाम के पास इतनी स्पेस है नहीं। क्या देखते हैं आप? आदिल, देखिए मैं आपको जवाब दूंगा ज़रा इकनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में। बात यह है कि इस वक्त हमारा मैक्रो इकनॉमिक इम्बैलेंसेस जो थे, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन भी हाई थी, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई थे और टैक्सेस भी इनको बढ़ाने पड़ रहे थे बार बार, और अब भी बढ़ा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो हुकूमत की बजट के जो अखराजात हैं उसमें बेतहाशा जो इंक्रीज़ है, उसमें जो उन्होंने उसको बढ़ाया है। इस साल का जो बजट जब मिनिस्टर औरंगज़ेब ने प्रेजेंट किया, उस वक़्त से पहले मैंने 2-3 प्रोग्राम में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है, हाउ टू ब्रिंग करंट अकाउंट डेफिसिट डाउन विदाउट इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने डिमांड मैनेजमेंट के थ्रू करना है। तो उसका एक ही तरीका था कि आप एक्सपेंडिचर्स को 30% 30% कम करें। अब वो साहब जब आए तो उन्होंने अनाउंस किया बड़े प्राउडली कि हम अखराजात को 30% बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ना, जब वो हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाती है 30%, तो उसके लिए फिर टैक्सेस तो दरकार होंगे। IMF वालों की ये कोताही तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बदनीयती है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस गलत रास्ते पर जाने दिया। कोई भी अभी तक डिबेट, कोई भी कंडीशंस, कोई भी ऐसी नहीं है कि वो कहें कि नहीं आपने ग्रोस जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना है। वो सिर्फ नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। वो कई फार्मूले होते हैं उसकी वजह से, वरना ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हमारे 30% बढ़ गए हैं। तो क्यों नहीं टैक्सेस बढ़ेंगे अगर आपने बैलेंस को कम करना है? देखिए ना, हुकूमत की गलती है, ये इनकी बुनियादी गलती है। अब जब ये बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स उसकी वजह से कम नहीं हो सकती। आपको पता है मेरे व्यूज़ ऑन इंटरेस्ट रेट तो पहले से ही 7-8% पर होने चाहिए थे, वो अभी तक वहाँ पर हैं। पिछले साल आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में बजट में से 7 खरब रुपए, 7,000 अरब रुपए भरे इंटरेस्ट पेमेंट्स में बैंकों को। इसीलिए अभी कल परसों की खबर है कि बैंकिंग सेक्टर ने पाकिस्तान में की तारीख़ में और पाकिस्तान की मईशत में सबसे ज़्यादा मुनाफा बनाया। और उसी मुनाफे की से आपको औरंगज़ेब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो अब बन गए हैं, जब ये बैंक में थे इनको 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें मिलती थी। सिर्फ इसको नहीं मिलती, तमाम लोगों को मिलती हैं। अच्छा, अब ये पैसा इनके पास कैसे जाता है? आप ये देखिए कि हुकूमत की जो टैक्स कलेक्शन है उससे ये इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हैं। वो टैक्सेस कहाँ से आते हैं? वो गरीबों से आते हैं। गरीबों की हर चीज़ जो गरीब ख़रीदते हैं
उस पर GST लगा हुआ है 18%। तो डॉक्टर साहब गवर्नमेंट तो खुद जब बहुत वो बड़ी GST बोरोवर को है, भरते गवर्नमेंट हैं, तो खुद बहुत तो टैक्स गरीबों ने भरा। हुकूमत तो खुद बहुत बड़ी मेरी बोरोवर बात है। मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब वो टैक्स गरीब भरते हैं, वो पैसा जाता है हुकूमत के पास, वो देता है सूदखोरों को। सूद वो कमाते हैं जो अमीर तरीन लोग हों। IMF ने तो प्रोग्राम, आपको मैं बताऊं क्यों दिया, उसका सीक्रेट मैं आपको बताऊं। IMF के साथ हम IMF के से जो कर्जे लिए हैं उसमें 6.5 अरब रुपए के डॉलर के हम मकरूज है, 6.5 अरब डॉलर के मकरूज है। अगर हम डिफ़ॉल्ट करते तो IMF की अपनी क्रेडिट रेटिंग तबाह होती और उससे उनके ऊपर बहुत बड़ा उसका बोझ आता क्रेडिट मार्केट्स में। IMF जब लोन देती है वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज से नहीं देती। देखिए मैंने IMF में बहुत साल काम किया, मैं समझता हूँ चीज़ों को। वो लेते हैं मार्केट से पैसे लेते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का जो शरह सूद है IMF के लोन पर इस साल वो पहले से बढ़ गया है कि मार्केट जो है वो IMF के पाकिस्तान के लिए हायर इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता IMF के पैसों पर तो आप सोचिए कि IMF के ऊपर कितना उसका बोझ आता। राइट सर, पॉइंट टेकन सर। मैं जरा तोला साहब की तरफ मुझे जाना है। जरा मसला तो ये है कि हाई रेट पे इसलिए भी दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी तो फारिग हुई हुई है। और क्या तोला साहब जो डॉक्टर साहब बात तो कर वो रहे हैं, उसी वजह से मैं बता रहा हूँ ना, क्रेडिट रेटिंग तो इसलिए फारिग है कि आप यू आर नॉट अ वायबल इकोनॉमी। और जो आप ये भी बात हुई है पॉलिटिकल और जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी, क्या देयर इज chaos इन द कंट्री, टोटल chaos इन द कंट्री। ओके सर। कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, एक फुल बेंच के ऑर्डर को लोग नहीं मानते। ये आप इसमें आप मईशत की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्टैंड ऑन योर फीट की बात कर रहे हैं। कौन सा इन्वेस्टर आएगा? यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक। तोला साहब, IMF के अपने ग्रेट प्लान्स हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको दिया है, उनको इंटरेस्ट रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, सारा कुछ उनके फेवर का इसलिए कर दिया है। और आपके मुल्क में वो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, डिसीजंस को ओबे नहीं किया जा रहा। हालांकि पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हो रहा, यही होता है इस मुल्क में। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन, और ग्रोथ को तो भूल जाएं। आदिल एक बात बताऊं मैं आपको, डॉक्टर साहब ने जो बातें की उन्होंने माशाल्लाह काम भी किया है वहां पर। तो बात सिर्फ इतनी थी, मैं तो पहले ही प्रोपोनेंट हूँ कि IMF के प्रोग्राम में आपको जाना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब शायद इस बात पे ज्यादा अच्छा तबसरा कर लेते कि 13 से 16 की बात तो आप IMF में थे ही नहीं, 17, 18 के एंड में नहीं थे, 19 में आप गए हैं प्रोग्राम में तो, और 19 में भी बिल्कुल आप नहीं जाने और जाते जाते वो 20 में हफीज शेख साहब और उधर बाकी साहब चले गए। तो बात सिर्फ इतनी थी, आप IMF से छुटकारा हासिल कर चुके थे, आपको कोई जरूरत नहीं थी जाने की। सिर्फ आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि किसी एक शख्स को लाना था, वो एक पूरा प्लान था। ये वाली बात पता नहीं डॉक्टर साहब तस्लीम करेंगे कि नहीं। क्या करें, इनकी मर्जी है। देखिए मेरी बात सुनो। नहीं, I don't agree with that. देखें ना सर, I respect his views, but what I am saying, आप उठा के देख लेना, फिगर्स को देख ले। डॉक्टर साहब तो, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं मान रहे? अब तो वो लोग जो लाए थे वो भी मान रहे हैं कि हम लाए थे। एक मुझे एक बात ना, देखिए आदिल प्लीज जी गो अहेड, योर फ्लोर इज ऑल योर्स। किसने रोका? आपकी फॉरेन पॉलिसी में सऊदी को किसने नाराज किया? UAE को किसने नाराज किया? कतर को किसने नाराज किया? मलेशिया टर्की से किसने आपके ताल्लुकात खराब कराए? देखिए ये सब चीजें हमें भूल जाए पास्ट को, आगे की तरफ देखिए। 16 तक आप अच्छे जा रहे थे, आपकी GDP ग्रोथ अपनी जगह जा रही है। एक्सपोर्ट का मुझे कोई दकोसला ना दे, एक्सपोर्ट का मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये टर्फ आपने दे दी $4 बिलियन की, आपने 110 बिलियन 10 रुपए का आपने डिवैल्यूएशन दे दिया, एक्सपोर्ट तो वहीं पे खड़ी हुई है भाई। इंपोर्ट आपको रोकनी थी, इंपोर्ट आज आपने पिछले साल भी रोकी है। ये तो अगर नाअहली ना होती केयर टेकर सेटअप की तो आप करंट अकाउंट सरप्लस में होते। और आज आपका जो ये स्टेबलाइजेशन IMF की पॉलिसियों से नहीं आया, ये आपने अपनी इंपोर्ट को रेशनलाइज किए, इस वजह से स्टेबलाइजेशन है। और वो भी 45 रुपए महंगा डॉलर खरीद के। आज आपकी इन्फ्लेशन 1% से ऊपर नहीं है। आए मेरे साथ बैठ के
फिगर्स पे बात करें हम, ये हम तकरीरें नहीं कर सकते इसमें, आप फिगर्स पे बात करें, आए IMF बैठ के बात करें, आए गवर्नमेंट बैठ के बात करें, आए कोई भी इकोनॉमिस्ट बैठ के बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपका 1% इन्फ्लेशन होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका बहुत थोड़ा ताल्लुक है फिस्कल डेफिसिट से, फिस्कल डेफिसिट 473 बिलियन 1 परसेंटेज पॉइंट पे आपका 4%, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, गिर जाना चाहिए था रेट। मगर मसला पता है क्या है आपका, कि आप अपनी इकोनॉमी को होस्टेज कर देते हो। आज आप कहीं अनडिफाइंड कमिटमेंट की वजह से अपने एक्सचेंज रेट को रियल वैल्यू पे नहीं लाते। अशफाक तोला गलत कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स को वैसे रियल वैल्यू है क्या सर? 235 रुपए। मैं ये मेरी प्रोफेशनल वर्किंग है, आपकी ऑप्टिमस की वर्किंग 243 थी। अगर ब्लूमबर्ग में जो लास्ट वर्किंग दी है उसको मैं आज अगर आज के फिगर में उसको मैं ट्रांसपोज करूं तो 243 रुपए आती है। तो हम क्यों नहीं गिरा रहे? ये तो मैं कह के थक गया हूं, और ये मानते हैं लोग, इक़्तिदार के ऐवानों में मानते हैं कि हाँ ये होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं करते? ये आप सवाल करें ना, आप जर्नलिस्ट हैं सर, वो तो हमें इसका रीजन दे देंगे ना, ये यूं नहीं हो रहा, डॉलर की पैरिटी इस तरह हो गई। मेरे प्रोग्राम आपको क्या रीजन लग रहा है? सर मेरे हिसाब से एक कमिटमेंट है इनका, शायद IMF के साथ, कि जी हम इस रुपये से लेवल नीचे नहीं लेके जाएंगे। हर 10 रुपए पे 2% है, आदिल आज 45 रुपए पे 9% इन्फ्लेशन इसमें एम्बेड की हुई है। आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो 9% का जो फर्क आ रहा है 4000 से 4500 रुपए आता है आपके फिस्कल डेफिसिट में। ये बाकी सारी चीजें छोड़ दें, करंट अकाउंट का, तो फिर ये तो इट इज मोर ऑफ रिलेटेड गवर्नेंस, और या IMF ये इकोनॉमिक्स की बातें नहीं हो रही। देखिए ये मार्केट मैनिपुलेशन की बात हो रही है। ये अगर देखिए मैं जरा तो मैं एक बात करूं, जब आपके पास एक फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो उसकी कीमत कैसे कम हो सकती है? ये आप बताइए। वो तो उसमें आगे बढ़ना था, ये तो इंपोर्ट कंट्रोल्स के थ्रू करंट। सर एक मिनट सर, आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त करें। $7 बिलियन स्टेट बैंक ने मार्केट से खरीदे हैं। आपके पास अगर आप एक्सपोर्ट प्लस, हाँ ना, मुझे पता है, इसलिए कि इम्पोर्ट, देखिए बात सुनिए, इम्पोर्ट्स हैव बीन स्क्वीज्ड 20%। देखिए आप पढ़े, देखिए मैं जो एवरेज इम्पोर्ट लेवल है एवरी मंथ का, वो तकरीबन $5.5 अरब का था, डिस्पाइट ऑल द रिस्ट्रिक्शन, सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ $5.5 अरब का था। अब इन्होंने क्या किया है कि इस साल उसको $4.5 अरब पर उसको ले आए, 20% इम्पोर्ट्स को स्क्वीज किया है, वहां से इनको वो मिला है एबिलिटी टू बिल्ड अप सब रिजर्व। और साथ ही कोई फायदा नहीं है इस बहस का, क्योंकि वो सर वो थोड़ा वॉइस की भी फिर क्लियर वॉइस नहीं है। आप पहले बात कर लें, कोई आपको कमी नहीं है। हाँ अगर आप इंपोर्ट खोलना चाहते हैं तो फिर डॉलर 400 रुपए का देखें, और करंट अकाउंट डेफिसिट $14 बिलियन। ओके सर, पॉइंट टेकन सर। अब जी अर्शाम साहब, 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में मेरे मज़हब साथी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए IMF के प्रोग्राम को स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें पॉलिटिकल शराइत भी होती हैं। तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा शेयर बनते हैं अमेरिकन के। आप देखें जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बने थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये दोनों वर्ल्ड बैंक IMF बनाए थे, $100 बिलियन अमेरिका ने दिए थे। उसके बाद से पूरी दुनिया की इकोनॉमी 2 ग्रुप्स में चल रही है। डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं, एक कहलाता है वाशिंगटन ग्रुप, एक शिकागो कंसेंसस ग्रुप, जिनके ज़रिए वो तय करते हैं कि किस मुल्क में किसकी इकोनॉमी को कैसे लेके जाना है। ठीक है, हम तो वो हॉस्टेज बने हुए हैं, जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। देखिए अब जो इमीडिएट सवाल है ना, कर्ज की मैं पी के कैसे फाका मस्ती, देखिए बात ये तो अब सारी दुनिया इस बात को मानती है कि जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, ये कर्जे वर्जे बंद नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए ये बहुत टेक्निकल बातें हो जाएंगी। असल सवाल ये है कि जी इस कर्ज लेने के बाद हमारे साथ क्या होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है? मैं ज़रा चलें इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल भी। अशफाक तौला साहब कह रहे हैं 13 से 16 में तो हम उस प्रोग्राम से बाहर आ गए थे, फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ, एक धरने और एहतजाज। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं उस बात को नहीं मानता, ये इनकी बैड धरने एहतजाज किसी हद तक तो मैटर करते हैं, लेकिन बात यह है कि हुकूमतों की नाअहली होती है। देखिए मुझे बताएं, जब हुकूमतें परेशान होती, मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट में आदिल इन्हें पैसे की जरूरत थी, $50 मिलियन इटालियन माफिया से 13-14% इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने लिया था, जब पैसों की जरूरत पड़ती है। तो देखें बात यह कि नी जर्क रिएक्शन है। अब ये जो बातें हो रही ना, अगर ये 14% हमारी इंक्रीज़ कर लेते हैं इसकी एक्सपोर्ट की,
अब वो कह रहे हैं एवरेज 14% इंक्रीज़ हो जाए जो प्लान किया गया है, तो बाय द टाइम ये प्रोग्राम जब 37 मंथ के बाद ख़त्म होगा तो हमारी एक्सपोर्ट $50 बिलियन की हो सकती है। अब उसमें क्या कबाते हैं कि आप एक्सपोर्टर को क्या फ़ायदे दे सकते हैं, इंपोर्ट आपकी कैसे आप कम कैसे हो सकते हैं। सर लास्ट 1 मिनट डॉक्टर साहब आपके पास और फिर 1 मिनट तोला साहब के पास। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं एक नुक्ता आपने उठाया था लेकिन उसके ऊपर बहस नहीं हुई जी। कि आखिरकार ये हमारी हुकूमत ने इतना महंगा कर्जा कमर्शियल मार्केट में क्यों लिया एट सच अ हाई इंटरेस्ट रेट। SOFR के ऊपर 5-6% का मार्जिन लेकर 11.5% पर जो लिया, डिफॉल्ट से बचने के लिए कमीशनें होती हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं थी। देखिए बात सुने, आपको जब आपका रोल ओवर 2 बिलियन का फाइनेंशियल गैप पूरा करना था, उनका रोल ओवर हो गया तो उसके बाद इसकी क्या जरूरत थी $600 मिलियन जो इतना महंगा लिया। ये सारे जनाब यहाँ पर खाते खुले हुए हैं यहाँ पर। सर बट वो कहते हैं कि वो डिफरेंस खत्म करना था ना, रोल ओवर था, फिर उसके बाद आपको वो $2 बिलियन डिफरेंस वो पूरा देखें, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर कोई जरूरत नहीं थी। आज पाकिस्तान वाज नॉट गोइंग टू गो इनटू डिफॉल्ट। 9 बिलियन की आपकी रिजर्व है, होती है उसकी तो जान निकली हुई होती है ना। तोला साहब सॉवरेन लोन मिल जाता। फेडरल रिजर्व अमेरिका ने इतना महंगा कर्जा लेना, इसमें 5-6% कमीशनें होती हैं, बड़ा शदीद ब्रोकरेज फी होती है इसके अंदर। जी तोला साहब योर 1 मिनट। सर मेरी बात सुन रहे हैं, ये डॉक्टर साहब ने अच्छा हुआ एग्री कर लिया मेरी बात से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कभी नहीं करेगा। एहतशाम साहब भी यही कहते हैं, हम IMF नहीं जाते तो भी डिफॉल्ट नहीं करते। और ये जो कर्जा लिया है ये हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, ड्रॉ डाउन नहीं किया। जब ड्रॉ डाउन करेंगे, जब हमें लगेगा हमने ये कर्जे का इनफ्लो अभी तक नहीं लिया है और ना लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे वरी होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमने किया हुआ है अपना, और दूसरे भी हम करेंगे बिकॉज हमें $4 अरब और चाहिए। तो ये दिखाने के लगाने के नहीं है, ये दिखाने के हाथी के दांत है, लगेंगे नहीं। ठीक है सर, बस यहाँ तक मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब, डॉक्टर ज़ुबैर साहब, एहतशाम अलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा, हुकूमत बहुत होपफुल है, IMF प्रोग्राम कर लिया है, पाकिस्तान को अगले 3 साल के लिए डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन उसके बीच में क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। आवाम के लिए क्या रिलीफ है, बजाय तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई ख़ास रिलीफ हो। ग्रोथ कैसे होगी, बजट सरप्लस का चाहिए, नए टैक्सेस लगने हैं, इसमें ग्रोथ कैसे होगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम इस शिकंजे से बाहर कैसे आएंगे। लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस प्रोग्राम के बाद हम कोई ऐसी रिफॉर्म्स करें जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हम इस IMF प्रोग्राम से भी बचने की कोशिश करें। अगर 26वां ना सही लेकिन 27वां ना लेना पड़े। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।